Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. Myself Aditi, I am your UGC NET home science tutor. So today we are going to discuss about food preservation. So जब भी हम फूड प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है कि हमें क्या करना है, फूड की क्वालिटी को मेंटेन करना है, फूड को प्रिजर्व करना है ताकि फूड में किसी भी तरह का कंटामिनेशन या फिर किसी भी तरह की इलनेस कोज ना करे अगर हम उसको कंज्यूम करें। तो फूड प्रिजर्वेशन में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि फूड जो है वो सेफ है या फिर नहीं है। जैसे हमने पहले वाले सेशंस में आपके फूड लॉस के बारे में भी डिस्कस किया है कि डिफरेंट फूड लॉस दिए हुए हैं ताकि उसमें जितने भी स्टैंडर्ड्स है, प्रैक्टिसेस है, वो सारी फॉलो करी जाए और जो भी उसकी यूनिट में फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है दैट शुड बी गुड फॉर द ह्यूमन कंजप्शन और वो फिट रहे। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या है? फूड प्रिजर्वेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड इन सच अ वे एज टू स्टॉप और ग्रेटली स्लो डाउन द spoilage and prevent food-borne illness while maintaining nutritional value, टेक्सचर एंड फ्लेवर। मतलब क्या करना है आपको, फूड को जब भी फूड कुक हो रहा है आपको इस तरह से हैंडलिंग करनी है फूड की, इस तरह से हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है कि फूड जो है वो अंडर क्वालिटी मेंटेन रहे, अंडर जो भी आप इम्प्लीमेंटेशंस लगा रहे हो, फॉलो जितने भी आप रूल्स कर रहे हो वो कैसा रहे, आप उसकी उनको फॉलो करते हुए फूड को एक अच्छी कंडीशन में कुक करें, हैंडलिंग करें, स्टोरेज करें, पैकेजिंग करें, उनका ट्रांसपोर्टेशन करें ताकि किसी भी तरह का कंटेमिनेशन ना हो और फूड बॉर्न इलनेस कोज ना हो। साथ ही साथ हमें उसमें क्या करना है, जब भी फूड कुक हो रहा है उसकी फूड अगर आप प्रिजर्व कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना कि उसमें फूड कुछ भी आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो ताकि फूड की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाए। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज तो हम कर ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, फूड शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जो भी फूड है उसमें उसका टेक्सचर, उनके फ्लेवर, उनके न्यूट्रिएंट्स, उसका फ्लेवर, उसका अरोमा, वो सब भी क्या रहे, मेंटेन रहे। तो फूड प्रिजर्वेशन के साथ साथ हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है फूड प्रिजर्वेशन का? अगर आप फूड को प्रिजर्व कर रहे हो कोई भी फूड प्रिजर्वेशन मेथड से, तो उसमें क्या है, जो भी आपकी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजेंस है, वो सब क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। उनको प्रिवेंट करने के लिए फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है कि किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस, बैक्टीरियाज, फंगाई, ये सारे क्या हो, प्रिवेंट हो और फूड क्या रहे, सेफ टू ईट। नेक्स्ट, ऑल्सो फूड प्रिजर्वेशन किल द पैथोजन। जितने भी हार्मफुल पैथोजन है वो सारे किल हो जाते हैं जब भी हम फूड प्रिजर्वेशन मेथड कोई भी अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है, फूड प्रिजर्वेशन क्या करता है, फूड पॉइजनिंग और फूड स्पॉइलेज को भी रिड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रीजिंग कर रहे हैं तो फ्रीजिंग के केस में क्या होगा, फूड क्या है, मेंटेन रहेगा अंडर लो टेम्परेचर। जैसे हम डीप फ्रीजिंग करते हैं या फिर कोई भी फ्रीजिंग में हम अपने क्या करते हैं, मीट प्रोडक्ट्स को रखते हैं, फिश प्रोडक्ट को फ्रीज करके रखते हैं ताकि फूड की क्वालिटी मेंटेन रहे। अगर आप उसको ऐसे ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो उस केस में क्या होगा, फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद फूड क्या है, वहां पर खराब हो जाएगा, फूड स्पॉइलेज और कंटामिनेशन हो जाएगी। तो ये सारे मेथड्स यूज करे जाते हैं टू प्रोटेक्ट द फूड एंड उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे प्रिजर्व रहे, उसका फूड का टेक्सचर मेंटेन रहे, फ्लेवर, एरोमाज, ये सब क्या रहे, मेंटेन रहे। इसलिए हम फूड प्रिजर्वेशन मेथड को यूज करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कुछ एंशिएंट टाइम में यूज करने वाले फूड प्रिजर्वेशन मेथड है। जैसे हम बहुत पहले एंशिएंट टाइम में क्या करते थे, सन ड्राइंग करते थे। जैसे हम क्या करते थे, काफी बारी अगर हम पिकल्स वगैरह डालते थे तो अचार में क्या करते थे, जनरली हम सन ड्राइंग यूज करते थे। किसी भी प्रोडक्ट को सुखाने के लिए हम जनरली क्या करते थे, सन ड्राइंग करते थे। बट आजकल तो बहुत सारे ड्रायर्स आने लग गए हैं जिसमें फूड क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो ये सारे भी मेथड्स हैं फूड प्रिजर्वेशन के। एंशिएंट टाइम में कूलिंग, फ्रीजिंग, फर्मेंटेशन, सबसे पहले फर्मेंटेशन भी होती थी, सन ड्राइंग होती थी, ये सारे फूड प्रिजर्वेशन की ओल्ड टेक्निक्स है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई वैसे वैसे नए आपके इक्विपमेंट्स आने लग गए, ड्रायर्स आने लग गए, फ्रीजर्स आने लग गए, जिसमें फूड को अच्छे से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और
कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि फूड में ऐड किए जाते हैं ताकि फूड की क्वालिटी क्या हो, मेंटेन हो, फूड की सेफ्टी बनी रहे। नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट प्रिजर्वेशन मेथड है, जब भी हम प्रिजर्वेशन करते हैं लो टेम्परेचर में, फर्स्ट हम क्या किसकी बात करते हैं, लो टेम्परेचर की बात करते हैं। तो लो टेम्परेचर पे जब हम किसी भी फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं, उसका फर्स्ट मेथड है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जनरली नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या करते हैं, अंडर फ्रीजिंग कंडीशन फूड को स्टोर करके रखते हैं ताकि फूड की शेल्फ लाइफ क्या हो, इंक्रीज हो जाए। तो जनरली यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टाइप की जो फ्रीजिंग होती है दैट इज स्लो फ्रीजिंग। तो स्लो फ्रीजिंग में क्या होता है, हम फूड को कितने पे कुक करते हैं, जनरली -4 डिग्री सेल्सियस टू -29 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसमें क्या है, इस फ्रीजिंग में जनरली 3 to 72 आवर्स लग जाते हैं ताकि फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाए। अब नेक्स्ट जो फ्रीजिंग होती है वो होती है फास्ट फ्रीजिंग या फिर क्विक फ्रीजिंग। इस क्विक फ्रीजिंग में हम जो टेम्परेचर यूज करते हैं उसमें करते हैं -32 टू -40। इसमें टेम्परेचर कितना यूज हो रहा था, -4 टू -29। बट इस केस में हम और कम कर देते हैं टेम्परेचर, विच इज -32 टू -40। अब जो क्विक फ्रीजिंग है उसमें क्या होता है, अब हम क्विक फ्रीजिंग में बहुत सारी क्वांटिटी का फूड बल्क में इसको फ्रीज कर सकते हैं। जो क्विक फ्रीजिंग है वो अच्छी फ्रीजिंग होती है रादर देन द स्लो फ्रीजिंग। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, जब भी हम फ्रीजिंग करते हैं, क्विक फ्रीजिंग करते हैं, तो इसमें लार्ज आइस क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो जो कि क्या करते हैं, फूड की प्रिजर्वेशन में हेल्प करते हैं। बट जो आपके पास स्लो फ्रीजिंग है उसमें स्मॉल आइस क्रिस्टल प्रोड्यूस होते हैं। तो जो थर्ड फ्रीजिंग है दैट इज डिहाइड्रो फ्रीजिंग। डिहाइड्रो मतलब सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले क्या करा, उसकी ड्राइंग करी, फूड की ड्राइंग करने के बाद उसको फ्रीज कर दिया। तो ये जनरली आपको फ्रूट और वेजिटेबल में देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले फूड की ड्राइंग करते हैं उसके 50% ओरिजिनल वेट पे, और देन उसको फ्रीज कर दिया जाता है। तो ये है डिहाइड्रो फ्रीजिंग। तो उसके बाद ये जो क्विक फ्रीजिंग है इसको आप शार्प फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। तो ये सारे हैं फ्रीजिंग के कुछ मेथड्स। नेक्स्ट जो है आप प्रिजर्वेशन, अभी हमने लो टेम्परेचर पे पढ़ा। हाँ, एक फ्रीजिंग होता है, एक होता है रेफ्रिजरेशन, जिसमें आप जो मेनली जो आप घरों में रेफ्रिजरेटर में अपना सामान रखते हो फ्रीज करने के लिए, उसमें वो होता है रेफ्रिजरेशन। वो जनरली आपका 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री से थोड़ा अबव भी हो सकता है। तो रेफ्रिजरेशन और जो फ्रीजिंग है वो दोनों क्या है, प्रिजर्वेशन है फूड के बाय यूजिंग लो टेम्परेचर। नेक्स्ट जो हम प्रिजर्व करते हैं बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब हम क्या कर रहे हैं, हीट यूज कर रहे हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है पैस्चराइजेशन। ये जनरली आपने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में देखा होगा, जूसेस में देखे होंगे, फ्रूट जूसेस में देखा होगा। तो ये सभी प्रोसेसेस इसके लिए इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो जब भी हम पैस्चराइजेशन की बात करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम हीट करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस। किसी भी अगर हम मिल्क ले रहे हैं सपोज, तो मिल्क में जनरली पैस्चराइजेशन होती है। हम क्या करते हैं, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं ताकि उसमें जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो सारे डीएक्टिवेट हो जाए और कुछ जो स्पोर्स हैं आपके वो सारे किल हो जाए। अगर पैथोजेंस उसमें किल नहीं होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं किल होंगे, तो वो क्या करेंगे, जब हम उस मिल्क को पिएंगे तो उसमें क्या है, हमारी बॉडी में वो सारे वायबल स्पोर्स चले जाएंगे जो कि फूड को, जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। तो पैस्चराइजेशन में हम क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं ऑफ द मिल्क एट 100 डिग्री सेल्सियस, जिसपे जितने भी हार्मफुल पैथोजन, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किल हो जाए और फूड की क्वालिटी अगेन क्या है, मेंटेन रहे, उसकी शेल्फ लाइफ मिल्क की इंक्रीज हो जाए। तो ये प्रोसेस क्या करता है, इट डिस्ट्रॉय और डीएक्टिवेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम, जिससे आपकी फूड स्पॉइलेज हो सकती है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम ऐसे हैं जो कि फूड को स्पॉइल कर सकते हैं, इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए पैस्चराइजेशन प्रोसेस करी जाती है। बट एक चीज है, जैसे पैस्चराइजेशन जब हम करते हैं ना, तो उस केस में आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं, बैक्टीरियल स्पोर, मेनली थर्मोफिलिक और मीजोफिलिक बैक्टीरियाज किल नहीं होते। क्यों? थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज आर दोज बैक्टीरियाज जो कि
थर्म मीन्स हीट, जो कि हीट को सरवाइव कर जाते हैं, मतलब हीटिंग से भी किल नहीं होते, वो हीट लविंग होते हैं। तो इस केस में क्या है, पेस्चराइजेशन में हम हीट दे रहे हैं, तो जब हीट देंगे तो उस केस में क्या है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है वो किल नहीं होंगे। मीजोफिलिक होता है जो कि मीडियम कंडीशन में सरवाइव कर जाता है, अगर आप उसको थोड़ा सा हीट दे रहे हो तो वो क्या करेंगे, सरवाइव कर जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियल स्पोर्स है जो कि काफी बारी इस पेस्चराइजेशन कंडीशन में सरवाइव हो जाते हैं, लेकिन कुछ हार्मफुल एंजाइम्स और पैथोजेंस वो सारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं या फिर किल हो जाते हैं। तो पेस्चराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मिल्क को हीट किया जाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जिसमें सारे आपके हार्मफुल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाए। पेस्चराइजेशन की कुछ मेथड भी होते हैं, जैसे HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, लो टेम्परेचर लो टाइम। तो इसमें क्या है, जिसमें इसमें हम हाई टेम्परेचर यूज करते हैं मेनली 72 डिग्री सेल्सियस शॉर्ट टाइम के लिए, जिसमें आपके पास 2 to 3 सेकेंड्स में हम इसको मिल्क को हीट अप करते हैं। लो टेम्परेचर में जनरली 63 होता है और लॉन्ग टाइम में 15 to 20 मिनट्स इसमें हम क्या करते हैं, हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। एक होता है UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, इसमें जनरली 72 से हाई टेम्परेचर लिया जाता है और हाई लो टाइम लिया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस इसमें पेस्चराइजेशन में इंक्लूड होते हैं। इसमें आपके पास बैच और फ्लैश पेस्चराइजेशन भी इंक्लूड होती है। तो ये सारे हैं पेस्चराइजेशन के टाइप्स, जिसमें हम क्या करते हैं, मिल्क को जनरली बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, ताकि उसमें जितने भी हार्मफुल पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर इनएक्टिवेट हो जाए। सेकंड जो मेथड है वो है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग भी है पेस्चराइजेशन के जैसे। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेजिटेबल, ये जनरली आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें हम क्या करते हैं, जनरली पहले फूड को बॉईल करते हैं या फिर हीट प्रोवाइड करते हैं, देन उसको इमीडिएटली हम फ्रीज कर देते हैं या फिर कोल्ड कंडीशन में रख देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लांचिंग। ब्लांचिंग में हमने क्या करा, जनरली इट इज हीट ट्रीटमेंट लाइक पेस्चराइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल को बॉइलिंग वाटर में रखते हैं, उसको स्टीम करते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, 1 से 2 मिनट के लिए, देन उसको क्या करते हैं, हम फ्रोजन कंडीशन में रख देते हैं। इससे क्या होता है, एंजाइम्स की डीएक्टिवेशन हो जाता है। तो ब्लांचिंग का मेन फंक्शन क्या है, इट डीएक्टिवेट्स द एंजाइम। दूसरा फंक्शन क्या होता है ब्लांचिंग का, इट प्रिजर्व कलर। जो भी कलर, जैसे मान लो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में देखते हो तो वो और ग्रीन हो जाती है ब्लांचिंग मेथड से। तो मेनली क्या करता है, ये कलर को प्रिजर्व करता है, उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को प्रिजर्व करता है, एंजाइम को डीएक्टिवेट करता है। साथ ही साथ वो क्या करता है, जो भी उसमें डस्ट है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जब आप उनको बॉईल करते हो तो उसमें जितनी भी डर्ट है वो सारी रिमूव हो जाती है। और इसके बाद ये क्या करता है, जनरली ये मेथड में हम बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग करने के बाद, ताकि बॉइलिंग से क्या हुआ, जो भी एंजाइम्स हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे डीएक्टिवेट हो गए और उसका कलर भी इंप्रूव हो गया, टेक्सचर इंप्रूव हो गया और उसके न्यूट्रिएंट्स भी क्या हो गए, इंप्रूव हो गए। तो ये है ब्लांचिंग प्रोसेस, जिसमें 2 से 3 मिनट के लिए बॉइलिंग करते हैं, देन इमीडिएटली कूलिंग करते हैं। तो दिस इज ब्लांचिंग। इसमें भी डिफरेंट टाइप की ब्लांचिंग होती है, एक होती है स्टीम ब्लांचिंग, एक वाटर ब्लांचिंग। तो इसमें क्या है, जनरली एक में वाटर यूज करते हैं, एक में स्टीम यूज करते हैं। जनरली स्टीम यूज ब्लांचिंग जो है वो अच्छी होती है, क्योंकि वो धीरे धीरे स्टीमिंग से क्या करती है, फूड के हार्मफुल पैथोजन को डीएक्टिवेट कर देती है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है हीटिंग का, वो है कैनिंग। अब कैनिंग क्या होता है, कैनिंग और बोटलिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। एक हमने फूड प्रोडक्ट लिया, एक कैन लिया, उस फूड प्रोडक्ट को उस कैन में बंद करना, अंडर हीटिंग कंडीशन हम उसको हीट कर रहे हैं, वो क्या हो गया, कैनिंग। उसी फूड प्रोडक्ट को अगर हम बोतल में बंद करके पैक कर देते हैं, वो क्या हो गया, बोटलिंग। तो कैनिंग क्या है, कैनिंग का जो फर्स्ट आपका मेथड है, वो जब कैनिंग आया था तो वो किसने दिया था, निकोलस अपर्ट। ये निकोलस अपर्ट ने कैनिंग को इंट्रोड्यूस किया था। तो एक जो कैनिंग है, इसमें क्या करते हैं हम, अब देखो इसमें किसी भी क्या हुआ, फूड प्रोडक्ट को हमने लिया और डब्बे में बंद करके रख दिया, ताकि इसमें एयर का कांटेक्ट ना हो और जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एयर के, वो इसमें एंट्री ना करे। ये ढक्कन बंद कर दिया, इसको क्या कर दिया, एयर टाइट सील्ड कर दिया, ताकि जितने भी आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एयर में से, वो सारे ना हो
और जब भी हम कैनिंग करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, अपने फूड प्रोडक्ट को डाल के हीट प्रोवाइड करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम्स वो सब क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए और या फिर इनएक्टिवेट हो जाए। तो इसमें हम हाई हीटिंग करते हैं। जनरली जो कैनिंग है वो हम करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आता है, और ये भी आप में किस में आता है, कैनिंग में। तो इसमें क्या है, या तो कैनिंग बोलो या बॉटलिंग बोलो। अगर कैन में बंद कर रहे हो तो वो कैनिंग हो जाएगी, अगर हम कैन की जगह बोतल यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, बॉटलिंग हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जनरली हाई टेम्परेचर यूज करते हैं टू डिस्ट्रॉय द एसेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और एक कौन सा कैसी कंडीशन बनाते हैं, एयर टाइट सील कर देते हैं ताकि इसमें कंटामिनेशन बाहर से ना हो। तो दिस इज कैनिंग। अब जो कैनिंग है, कैनिंग में क्या होता है, अब जब भी अगर हम एसिड फूड की बात करते हैं, जैसे टमाटोज हो गया, फ्रूट जूसेस हो गया, इनका पीएच कितना होता है, जनरली 4.4 या फिर उससे कम होता है। तो जिसका आपके जो एसिडिक फूड होते हैं उनमें कंटामिनेशन या फिर खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जब भी हम कैनिंग करते हैं एसिडिक फूड की, वो हीट, जब हम उसको हीट करते हैं तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। तो ये है आपका कैनिंग ऑफ एसिडिक फूड। नॉन एसिडिक फूड में हम, जैसे मान लो हमने मीट ले लिया, तो मीट में क्या कर रहे हैं, मीट ले लिया, उसको उसमें ग्रेवी डाली, और उसको हम जब डालते हैं डब्बे के अंदर, कैन के अंदर, तो हम कुछ उसमें हेड स्पेस छोड़ देते हैं ऊपर की तरफ, ताकि उसमें जो आपका लिड है वो टाइटली बंद हो, एक वैक्यूम कंडीशन बना देते हैं जिसमें आपकी ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो। तो क्योंकि आपके पास बहुत सारे स्पॉइलेज जो बैक्टीरिया स्पॉइल, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि कैनिंग में जो फूड है उनको स्पॉइल कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक एयर टाइट सील पैक कर देते हैं ताकि कंटैमिनेशन ना हो। जनरली इसमें 121 डिग्री करते हैं। ऑटोक्लेविंग में कैनिंग होती है फॉर 60 मिनट्स, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे डीएक्टिवेट हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट कैनिंग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अभी लो टेम्परेचर से प्रिजर्वेशन की थी जिसमें फ्रीजिंग रेफ्रिजरेशन था। अब हमने फिर हाई टेम्परेचर पे करी जिसमें क्या आया, पेस्चराइजेशन, ब्लांचिंग और ये कैनिंग, बॉटलिंग आया। नाउ अब हम प्रिजर्वेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग द प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव कुछ ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि हम फूड की ग्रोथ को, फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे हैं उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करता है, रोकता है, या फिर उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन को किल करता है। तो दो एफएसएसएआई ने क्या करा, इन प्रिजर्वेटिव्स को दो क्लास में डिवाइड कर दिया, क्लास 1 एंड क्लास 2। तो क्लास 1 में सारे आते हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, जैसे आपका सॉल्ट, शुगर, विनेगर, हनी, एडिबल ऑयल, ये सारे हो गए क्लास 1 प्रिजर्वेटिव। क्लास 2 में सारे आर्टिफिशियल और सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, पोटेशियम सोडियम के सॉल्ट। बेंजोइक एसिड जनरली आपका सॉस में डलता है, सॉस को प्रिजर्व करने के लिए, केचप को प्रिजर्व करने के लिए। तो ये सारे क्या है, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव, और क्लास 1 के कौन से हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव। अब जब भी हम प्रिजर्वेटिव की बात करते हैं, फर्स्ट इज सॉल्टिंग। सॉल्टिंग में हम क्या करते हैं, सॉल्ट को ऐड करते हैं ताकि उसमें से मॉइस्चर निकल जाए। जनरली सॉल्टिंग हम मीट प्रोडक्ट्स में करते हैं, जिसको हम क्योरिंग बोलते हैं। शुगरिंग में हम शुगर ऐड करते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट में, ताकि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या करे, उसको सबको एब्जॉर्ब कर ले और फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या हो, रिड्यूस हो जाए। ये जनरली आपके शुगरिंग है वो फ्रूट के केस में करा जाता है। नेक्स्ट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग को भी हम जनरली मीट के केस में यूज करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है, जैसे हम मीट है उसको स्मोक कर रहे हैं, स्मोकिंग से क्या होगा, जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन होंगे वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और फूड की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, फूड की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। ये कुछ है ड्राइंग के मेथड, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेशन। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में वी रिमूव द वाटर कंप्लीटली, मतलब कंप्लीटली रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, वेयरएज इन द केस ऑफ ड्राइंग हम कंप्लीटली रिमूवल नहीं करते वाटर का, डिहाइड्रेशन में वाटर कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। जैसे हमने सन ड्राइंग के बारे में डिस्कस किया था, बट सन ड्राइंग की एक डिसएडवांटेज है, ये हॉट क्लाइमेट कंडीशन में ही हो सकता है। अगर वेदर खराब हुआ
तो हम ड्राइंग नहीं कर सकते। स्प्रे ड्राइंग में हम स्प्रे ड्रायर्स का यूज करते हैं, जनरली आपने मिल्क प्रोडक्ट देखे होंगे ड्राइड फॉर्म में, उसमें हम स्प्रे ड्रायर्स यूज करते हैं। फ्रीज ड्राइंग में हम जनरली, फ्रीज ड्राइंग को लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं, जिसमें लो प्रेशर के अंडर क्या करते हैं, पहले फ्रीज करते हैं फिर प्रोडक्ट में ड्राइंग करते हैं, जिसमें सब्लिमेशन प्रोसेस यूज होता है। कुछ जो आपके प्रिजर्वेटिव्स है वो होता है बाय यूजिंग द इरेडिएशन, जिसमें हम क्या करते हैं, रेडिएशन का यूज करके फूड को प्रिजर्व करते हैं। तो रेडिएशन क्या करता है, जब भी हम रेडिएशन को यूज कर रहे हैं तो वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। किल जब हो जाएगा उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन, तो फूड की क्वालिटी और शेल्फ लाइफ क्या है, मेंटेन रहेगी। जनरली हम इसमें रेडियो आइसोटॉप कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 का यूज करते हैं, जिसमें हम अप्रोप्रिएट डोजेज इनके यूज करते हैं, ताकि फूड में जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब किल हो जाए और फूड की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए, फूड सेफ्टी वहां पर मेंटेन रहे। तो इरेडिएशन में आपके पास जनरली क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम है, जो कि सबसे मोस्ट रेडिएशन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे अनियन और पोटैटोज पे भी हम क्या करते हैं, इरेडिएशन करते हैं। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर इनको स्टोर करते हैं अनियन और पोटैटोज को, तो जनरली 15 से 20 दिन चल जाते हैं। लेकिन अगर हम इरेडिएशन करते हैं, रेडिएशन यूज करते हैं, तो वो हमारा 6 मंथ उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सकती है। रेडिएशन क्यों, क्योंकि रेडिएशन क्या करता है, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज है उनको किल करता है और फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, फूड की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद कुछ इफेक्ट है जब भी हम कुक करते हैं फूड को, तो जब भी हम फूड में कुकिंग कर रहे हैं उसमें कुछ फ्लेवर चेंज आते हैं, टेक्सचर चेंज आता है। तो इसमें जो है जब हम जो ऐसी कौन सी प्रोसेसेस है जिसमें हम इफेक्ट आता है, जब भी किसी भी फूड को कुक किए जाते हैं, तो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो एडवांटेजियस होते हैं, या तो फ्लेवर इंप्रूव करते हैं, टेक्सचर इंप्रूव करते हैं, कलर इंप्रूव करते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कुकिंग करने पर जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो जनरली इसमें जो आपके पास प्रोसेस होती है वो आती है मेलियार्ड रिएक्शन, कैरेमलाइजेशन रिएक्शन, ये सारी इफेक्ट पड़ता है जब भी हम फूड को कुक करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फूड प्रिजर्वेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग, जो कि हमने डिस्कस किया था। प्रिजर्वेशन बाय लो मेथड, प्रिजर्वेशन बाय हाई लो टेम्परेचर, प्रिजर्वेशन बाय हाई टेम्परेचर, और इस जिसमें हमने कैनिंग, पेस्चराइजेशन, ब्लांचिंग, ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो ये सभी आपके फूड प्रिजर्वेशन मेथड है, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सो दिस इज फूड प्रिजर्वेशन और इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग ऑन द food. So thank you so much and bye and take care.